नमस्कार। हम हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास देख रहे थे। हमने देखा कि अन्य गद्य विधाओं की भांति हिंदी उपन्यास का उद्भव भी आधुनिक काल में हुआ है और आधुनिक काल में परीक्षा गुरु से हिंदी उपन्यास का उद्भव होता है। फिर हमने देखा कि हिंदी उपन्यास के विकास को हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें हमने पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग और फिर वर्तमान में इन विकास को देखा है। इसी के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में हम देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद उपन्यासों में बहुत विविधता हमें दिखाई देती है। इस काल में प्रगतिवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, नारी जीवन से संबंधित उपन्यास, राष्ट्रीय भावना से संबद्ध उपन्यास जैसे कई धाराओं में उपन्यास लिखे गए। इस काल में कई उपन्यास तो वही लेखन कार्य करते रहे जो प्रेमचंद युग में थे, और कुछ नए उपन्यासकार भी सक्रिय हुए। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवादी पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखते हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में हम देखें तो परख, सुनीता, कल्याणी, मुक्तिबोध, दशार्क जैसे उपन्यास हैं। इसके अलावा त्यागपत्र इनका विशेष प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जो एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक जज की कथा है। इसके पात्रों में प्रमोद और प्रमोद की बुआ मृणाल है। प्रमोद एक जज है और इसलिए त्यागपत्र दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी बुआ के साथ न्याय नहीं कर पाया। तो अगर मैं अपनी बुआ के साथ ही न्याय नहीं कर पाया हूँ तो फिर मैं बाकी लोगों के साथ कैसे न्याय कर पाऊँगा। ऐसी आत्मग्लानि से भर करके प्रमोद त्यागपत्र दे देता है। तो इस संक्षिप्त से छोटे कथा वस्तु वाले उपन्यास में भी बहुत गहरी भावना व्यक्त हुई है। कहीं कहीं दार्शनिकता का पुट भी इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। जैनेन्द्र के बाद हम बात करते हैं अगे की। अगे एक विशेष महत्व रखने वाले उपन्यासकार हैं। मात्र 3 उपन्यास लिख करके इन्होंने दिखा दिया कि ये उपन्यास लेखन में भी बहुत गहरी पैठ रखते हैं। इनके 3 उपन्यासों में हैं नदी के दीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास कुछ स्वतंत्रता के बाद के हैं और कुछ स्वतंत्रता से पहले के हैं, लेकिन हम आगे के तीनों उपन्यासों की बात यहीं पर कर लेते हैं। शेखर एक जीवनी इनका विशेष प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है हिंदी में क्योंकि बाल मनोविज्ञान से संबद्ध जो साहित्य हमारे यहाँ मिलता है उसमें भी शेखर एक जीवनी का नाम हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेखर का जो बचपन है उसको बड़े ही मनोवैज्ञानिक रूप में दिखाया गया है। शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा गया है और कहा जाता है कि इसका तीसरा भाग भी लिखा जाना था परंतु नहीं लिखा गया। यह उपन्यास पूर्व दीप्ति पद्धति, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, कि आज हम बैठ कर के पहले की घटनाओं को अपने जीवन के बारे में याद करते हैं, तो ऐसा ही शेखर जो है वो अपने जीवन के बारे में याद कर रहा है। और फांसी शब्द से ये उपन्यास शुरू होता है। शेखर को फांसी होने वाली है और अपने जीवन के बारे में, जो अतीत के बारे में वो सोचता है। तो इस तरह से उपन्यास जो है वो पूर्व दीप्ति पद्धति में लिखा गया है। प्रमुख पात्रों में हम देखते हैं शेखर, शशि, शारदा जैसे पात्र इस उपन्यास में हैं और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ घटनाएं भी इस उपन्यास में हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि शेखर जो है क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ लोग यही मानते हैं कि शेखर एक जीवनी जो है वास्तव में आगे की जीवनी है, परंतु यह उपन्यास शैली में ही लिखा गया है। इस कारण से हम इसे जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं, जीवनी नहीं। आगे के बाद हम बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा का भी हिंदी उपन्यास में विशेष स्थान है। चित्रलेखा उनका सर्व प्रमुख उपन्यास है जो 1934 में लिखा गया। अगर हिंदी के हम 10 विशेष उपन्यासों का नाम लेते हैं तो उन उपन्यासों में चित्रलेखा का भी नाम आता है। यह उपन्यास जो है पाप और पुण्य के प्रश्न को उठाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जो वास्तव में स्थितियों पर ही निर्भर करता है। कोई भी हमेशा पाप नहीं होता कर्म, और कोई भी कर्म जो है हमेशा के लिए पुण्य नहीं होता है। अन्य उपन्यासों में हम देखते हैं आखिरी दाग जो सामाजिक उपन्यास है, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभे नचावत, राम गोसाई,
सीधी सच्ची बातें जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद हम नाम लेते हैं अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर ने कई उपन्यास लिखे, लेकिन विशेष जो प्रसिद्ध उनका उपन्यास रहा है वो है मानस का हंस। इसके अलावा खंजन नयन। ये दोनों उपन्यास इसलिए विशेष रहे क्योंकि ये जीवनी परक उपन्यास हैं। और खंजन नयन में लेखक ने तुलसीदास सूरदास के जीवन को लिया है, जबकि मानस का हंस में तुलसीदास के जीवन को लिया है। तुलसीदास के जीवन के संबंध में बहुत बातें नहीं मिलती हैं, लेकिन लेखक ने उनके जीवन के प्रामाणिक तथ्य जुटाने की कोशिश की है और उन्हीं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ये उपन्यास भी लिखा गया है। हालांकि इसमें कल्पना का पर्याप्त मिश्रण लेखक ने किया है। और हिंदी के विशिष्ट उपन्यासों में अगर हम देखते हैं तो जो मानस का हंस उपन्यास है वह विशेष महत्वपूर्ण है और हिंदी के 10 उपन्यासों में हम इसको रख सकते हैं। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों में हम बात करें तो बूंद और समुद्र, अमृत और विष जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। लेकिन मानस का हंस जो है हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये नाम जो है विशेष महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है मानस के हंस का लेखक और मानस का हंस किस पर आधारित है, इसके लिए हमें इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं यशपाल। यशपाल जो हैं वो कथाकार तो हैं ही, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण उनका विशेष महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में अमिता, दिव्या जैसे उपन्यास आते हैं और पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड भी उनके विशेष प्रसिद्ध उपन्यास रहे। लेकिन जो उनके ख्याति का आधार स्तंभ सिद्ध हुआ वह उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच स्वतंत्रता के बाद लिखा गया उपन्यास है जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें भारत पाक विभाजन की जो त्रासदी हमने झेली है उसका आंखों देखा हाल हम कह सकते हैं कि लेखक ने चित्रित किया है। यह उपन्यास 2 भागों में लिखा गया है और 2 अलग अलग उपन्यासों के रूप में इनको देखें तो ये बहुत ही विस्तृत व्यापक फलक पर लिखा गया उपन्यास है। इस तरह से हमने हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास में प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में बात की। इसके बाद हम बात करेंगे स्वातंत्रोत्तर युग की। नमस्कार।